हेलो माय डियर HSC स्टूडेंट्स, आई होप आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किस तरीके से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट 3 दिन में कंप्लीट करना है स्टडी करके। आपका फ्राइडे को एग्जाम है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को इन तीनों दिन में किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई करना है। जिन्होंने अभी तक कोई भी कुछ भी पढ़ा नहीं है, इस सब्जेक्ट में से कुछ नहीं पढ़ा है, वो स्टूडेंट्स भी इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन तीनों दिन में, इन 3 डेज में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में मैं आपको पोयम का पोइट्री सेक्शन का रिवीजन करवाने वाली हूँ। यस, आपके 6 पोइट्रीज है और इन 6 पोइट्रीज का क्या शॉर्ट स्टोरी है, पोइट्स ने क्या बोला हुआ है, पोइट या पोइटेस ने क्या बोला हुआ है और उस पोयम का मॉरल क्या है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट में। और वो सुनने के बाद आप आपके स्टडी मटेरियल से डाइजेस्ट, रिलायबल जो भी है आपके पास, क्लास के नोट्स जो भी है, उसमें से आप क्वेश्चन आंसर्स अगर रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पोयम में क्या है और आप आंसर्स इजीली सॉल्व कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात, आपको लर्न नहीं करने कोई भी आंसर्स, आपको सिर्फ रीड आउट करने हैं और समझ के लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 2.1 से। अगर आपको डिटेल में पोएम्स जाननी है तो मैंने एक एक पोएम डिटेल में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अदरवाइज हम शॉर्ट्स स्टार्ट करते हैं, रिविजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पोएम है 2.1, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अब ये जो पोयम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये पोयम एक इंस्पिरेशनल पोयम है और इस पोयम को लिखा है अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन ने। इस पोयम में जो पोएट है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। वो क्या बताते हैं, स्पीकर क्या बताते हैं, स्पीकर कौन है इस पोयम का, पोएट खुद है वॉल्ट विटमैन। और वो क्या बोलते हैं कि मेरे सामने खुला रास्ता है। वो ये बताते हैं कि वो रेडी हैं अपने लाइफ की जर्नी को बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। वो ये बोलते हैं कि मेरे सामने खुला रास्ता है, मैं अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकता हूँ, मेरे सामने पूरे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, लाइफ की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और उन अपॉर्चुनिटीज को मैं अपने मन से ग्रैस्प कर सकता हूँ, उन अपॉर्चुनिटीज को मैं अपने मन से चुन सकता हूँ, चॉइस कर सकता हूँ। तो आपको एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये ओपन रोड है वो क्या सिंबलाइज करता है। अगर आप देखोगे कि ओपन रोड क्या सिंबलाइज करता है, अगर आप सोचोगे तो आपको भी समझ में आएगा ओपन रोड क्या सिंबलाइज करता है। ओपन रोड से ये पता चलता है कि सब कुछ हमारे सामने, सब कुछ ओपन है, मतलब लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और उन अपॉर्चुनिटीज को लेने का, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिसीजन लेने का खुद को हक है, मतलब कॉन्फिडेंस है, फ्रीडम है। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को लेना है, नहीं लेना है, किस रास्ते चलना है, ये डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। तो ओपन रोड ये सिंबलाइज करता है कि हमें फ्रीडम है, हम फ्रीली अपने डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ हमारे सामने खुला पड़ा है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब समझ में आता है। और इस पोएम में जो पोएट है वो ये बोलते हैं कि मैं गुड लक पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं किस चीज पे बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ। विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क आई कैन मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, मैं मेरे ड्रीम्स को सच बना सकता हूँ। तो हार्डवर्क की तो कहीं पे बात ही नहीं आती है, गुड लक की तो कहीं पे बात ही नहीं आती। तो मैं गुड लक पे, अच्छे दिन पे, लकी डे पे डिपेंड नहीं करता हूँ। मैं किस पे डिपेंड करता हूँ, मेरे हार्डवर्क पे, मेरे कॉन्फिडेंट पे। तो हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस से मैं लाइफ की कोई भी चीज को अचीव कर सकता हूँ, कोई भी ड्रीम को मैं सच कर सकता हूँ। मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, कैपेबल हूँ। लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है मैं उनको सॉल्व करने के लिए कैपेबल हूँ। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूंगा कि आज मेरा ये काम अगर नहीं हुआ, तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूंगा कि ये एक्टिविटी नहीं हुई, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये अर्थ ने मुझे इनफ दिया है, मतलब जितना भगवान ने नेचुरली दिया है उतनी ही उसी से ही मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। तो मैं किसी और चीज की डिमांड नहीं करूंगा जिससे मेरे सपने सच हो। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा अगर मेरे सपने सच नहीं हुए, मैंने अगर कोई गलत रास्ता चुन लिया
तो मैं किसी और पे ब्लेम नहीं करूंगा। मेरी सारे डिसीजंस की जिम्मेदारियां मेरी हैं। मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज जो मैं ग्रैस्प करने वाला हूँ उसके रिजल्ट्स भी मुझे ही मिलेंगे। तो मैं ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ना ही मैं किसी से कोई उम्मीद करता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मैं खुद सॉल्व करने की क्षमता रखता हूँ, ऐसा पोएट कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए पोएट लास्ट 4 लाइन्स में, लास्ट का जब पोएम जब खत्म होता है उस टाइम पे वो बोलते हैं कि वो लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट उनके लाइफ के कुछ ओल्ड बर्डन्स वो अपने साथ लेके बढ़ रहे हैं। ओल्ड बर्डन्स को उन्होंने डिलीशियस बर्डन्स बोला हुआ है। आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिलीशियस बर्डन क्या होता है। डिलीशियस बर्डन यहाँ पे पोएट ये बोलना चाहते हैं उनकी लाइफ में डिलीशियस बर्डन के, डिलीशियस मतलब बहुत अच्छा, और बर्डन ये दोनों उल्टा है, ठीक है। तो बट पोएट क्या बोलना चाहते हैं, डिलीशियस बर्डन से उनका मतलब है कुछ यादें, कुछ पुरानी मीठी यादें जो वो हमेशा अपने साथ लेके जाएंगे लाइफ में आगे बढ़ते हुए। हालांकि वो ऐसा बोलते हैं कि वो सब कुछ पीछे छोड़ के मतलब एक हल्के मन से आगे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा बोला है, और एट दी एंड वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट होते हैं और ऐसा बोलते हैं कि वो अपने डिलीशियस बर्डन, स्वीट मेमोरीज, लाइफ की मीठी यादें जो याद करके उनको थोड़ा सा रोना, थोड़ी सी खुशी होती है, वो पीछे छोड़ के नहीं जा सकते, उनको वो अपने साथ ही लेके आगे बढ़ेंगे। और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए कोई गुड लक की जरूरत नहीं है, कोई वरदान की जरूरत नहीं है, वो किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, उनके पास जितना है वो सफिशिएंट है। तो इस तरीके से इस पोएम में पोएट ने बताया है कि किस तरीके से एक ओपन रोड, एक खुला रास्ता क्या सिंबलाइज करता है कि हमें अपने लाइफ की अपॉर्चुनिटीज खुद लेने का पूरा फ्रीडम है और हमारे सामने सब अपॉर्चुनिटीज खुली है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से लाइफ की जर्नी को बिगिन करते हैं, ठीक है। तो वो हमें ये मोटिवेट करते हैं कि तुम भी कॉन्फिडेंट रहो, अगर तुमसे कोई चीज नहीं होती है तो उसके एक्सक्यूजेस मत दो, उसको डिले मत करो, उसको कंप्लीट करने की रास्ते ढूंढो, क्योंकि रास्ते तुम्हारे पास बहुत है। तो इस तरीके से वो हमें भी मोटिवेट करते हैं कि हम अपने लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाएं और गुड लक के ऊपर डिपेंड होके ना बैठे, अपने प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियां खुद लें, दूसरों पे ब्लेम ना करें, अपने डिसीजंस की जिम्मेदारियां भी हम खुद लें। तो ये सारी चीजें पोएट ने हमें बताई हुई है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के थ्रू। अब सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का एप्रिसिएशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, उसमें आपको पोएट के बारे में लिखना है, उसमें आपको ये लिखना है कि ये पोएट ने किस तरीके की ये पोएम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल पोएम है। उसके बाद आपको शॉर्ट में ये लिखना है कि इस पोएम के थ्रू हमें पोएट क्या बोलना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये पोएम था। अब इस पोएम के अगर आप क्वेश्चंस रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पोएम कितना ईजी है। हमारा जो नेक्स्ट पोएम है वो है 2.2 इंडियन वीवर्स। बहुत ही शॉर्ट पोएम है, 3 स्टेंजास का ये पोएम है। और इस पोएम में पोएटिस कौन है, सरोजनी नायडू। उन्होंने लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस को डिनोट किया है, मतलब लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस को उन्होंने 3 स्टेंजास में बताया हुआ है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ का वो है हमारा बर्थ, जब हम जन्म लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेज जो उन्होंने बताया है लाइफ का वो है वेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज उन्होंने जो लास्ट स्टेज है हमारे लाइफ का वो है डेथ। तो इन तीनों स्टेजेस में उन्होंने लाइफ की जर्नी को डिपिक्ट किया है, उन्होंने बताया हुआ है, लाइफ को सिंबलाइज किया है इन तीनों स्टेजेस में, 3 स्टेंजास में। बहुत ही सिंपल पोएम है ये। तो सरोजनी नायडू ने किस तरीके से इंडियन वीवर्स के काम को, वीवर क्या होता है, वीवर बुनकर, जो बुनते हैं उन्हें हम वीवर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वीवर है उन्होंने किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से उनके काम की हेल्प से उन्होंने लाइफ के तीनों इंपॉर्टेंट स्टेजेस को बताया हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो ये बताया है कि मॉर्निंग में क्या होता है, जब दिन शुरू होता है वीवर्स जो हैं वो एक कपड़े को वीव करते हैं, एक कपड़े को वो बुनते हैं और वो जो कपड़ा है वो ब्लू कलर का है, ठीक है। तो किस तरीके से वो ब्लू कलर के कपड़े को बुनते हैं और यहाँ पे पोएटेस उनको बोलती हैं, हमें बताती हैं कि ये जो ब्लू कलर का कपड़ा है ये एकदम न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह लग रहा है, मतलब एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए है। तो आपसे इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से टाइम पे कौन सा काम हो रहा है, मतलब वीवर्स किसके लिए काम कर रहे हैं। तो सुबह के टाइम पे जो ब्लू कलर का कपड़ा बुना जा रहा है वो किसके लिए बुना जा रहा है, वीवर्स के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में जब
कपड़ा बुना जा रहा है वो किस तरीके का लग रहा है। अब पोएटेस उनसे पूछती है कि आप ऐसा कलरफुल पिकॉक के जैसे जिसमें सारे कलर्स है, पर्पल ग्रीन, ये सारे कलर्स के जो कपड़े हैं वो क्यों बुन रहे हो। तो उसमें उसे ये आंसर मिलता है कि वो जो कपड़ा बुना जा रहा है वो किसी क्वीन के लिए, उसकी शादी के लिए बुना जा रहा है। लेट इन द इवनिंग जो कपड़ा बुना जा रहा है वो किसके लिए बुना जा रहा है, एक क्वीन की वेडिंग के लिए। उसके बाद लास्ट में ये बताया गया है कि लास्ट में पोएटेस पूछती है कि आप ये व्हाइट कलर का कपड़ा क्यों बुन रहे हो, क्यों ये व्हाइट कलर का कपड़ा बुना जा रहा है जो फेदर्स के जैसे लग रहा है। अब ये जो व्हाइट कलर का कपड़ा बुना जा रहा है जो फेदर्स के जैसे लग रहा है वो एक ऐसे पर्सन के लिए बुना जा रहा है जो मर चुका है, अब उसे इस चीज का यूज होगा। तो ये एक श्राउड करके किसी के फनरल के लिए, मतलब कफन करके किसी के फनरल के लिए यूज किया जा रहा है। थ्रू पोएट्स क्या मैसेज, क्या वैल्यूज हमें सिखाना चाहते हैं। तो ये जो पोएम है वो डेडिकेट किया गया है क्राफ्ट्समैन को, इंडियन वीवर्स को, इंडियन क्राफ्ट्समैन को जो अपने टैलेंट के साथ इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, मतलब ऐसे क्लोथ्स हमारे सामने लेके आते हैं अपने टैलेंट्स के साथ जो हमारे लाइफ के डिफरेंट ओकेजन्स को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकता है। तो उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन ये बताया इस पोएटिस ने इस पोएम के थ्रू हमें बताया हुआ है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पोएम की तरफ 2.3 जिसका नाम है द इंचकेप रॉक। अब ये जो पोएम है द इंचकेप रॉक, ये पोएम काफी बड़ा पोएम है। इस आपके पूरे 6 पोएम्स में से सबसे बड़ा पोएम है द इंचकेप रॉक। इंचकेप रॉक में एक हीरो है और एक विलियन है। तो पोएट ने क्या किया है, हमें एक स्टोरी के थ्रू ये बताया है कि अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा असर हम पे ही होता है, मतलब हम पे ही रिटर्न आता है। हम ऐसा कहा जाता है ना कि जो भी हम करते हैं वो हमें रिटर्न मिलता है। अच्छा करेंगे तो रिटर्न में हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी रिटर्न में बुरा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। एज यू सो सो शैल यू रीप, ये इस लेसन से सिखाया जाता है। तो इस लेसन में एक हीरो है और एक विलियन है। रॉबर्ट साउदे ने ये पोएम लिखी हुई है, ठीक है, जो एक ब्रिटिश पोएट है। अब इस लेसन में जो हीरो है एबॉट ऑफ एबरब्रोथो और जो विलियन है जो इस हीरो के अगेंस्ट में है, इस स्टोरी के अगेंस्ट में है, उसका वो एक रॉवर है, मतलब समुद्री डाकू है, ठीक है, जिसका नाम है सर रेल्फ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक समुद्र है जिसमें कोई हलचल नहीं है। मैं शुरुआत से बता रही हूँ आपको, एक समुद्र है जिसमें कोई हलचल नहीं है, कोई भागम दौड़ी नहीं है, जो पानी है वो एकदम शांत सा खड़ा हुआ है और एक शिप है जो एकदम शांत सी खड़ी हुई है। तो उस पानी में भी कोई हलचल नहीं है, कोई हवाएं नहीं है, ठीक है। उसी समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा रॉक है, ठीक है, डेंजरस रॉक है जिसका नाम है इंचकेप रॉक। तो जो भी उस समुद्र में आता है और अगर हवाएं बहुत तेज हो तो लहरें भी बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से इंचकेप रॉक दिखता नहीं है और इंचकेप रॉक ना दिखने की वजह से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, मरीनर्स का, शिप चलाने वालों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो वो एक्सीडेंट्स ना हो करके एक जो बहुत ही अच्छा इंसान है, एबॉट ऑफ एबरब्रोथो, ठीक है, जिसने ये सोचा कि उस इंचकेप रॉक के ऊपर एक बेल लगाया जाएगा जिसका नाम होगा इंचकेप बेल, और जैसे ही हवाएं तेज उठेंगी, लहरें ऊपर आएंगी तो वो इंचकेप बेल को जाके टच करेंगी। इंचकेप बेल को टच करने से इंचकेप बेल बजेगा और मरीनर्स को पता चलेगा कि जिस डायरेक्शन से बेल का आवाज आ रहा है उस डायरेक्शन में इंचकेप रॉक है, और मरीनर्स वहां पे नहीं जाएंगे, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, जिससे उनका एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होने से बचा। और जब वो एक्सीडेंट होने से बच रहा था तब वो उस भले इंसान को, एबॉट ऑफ एबरब्रोथो को क्या कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। अब उसको ब्लेसिंग्स मिलते देख सर रेल्फ द रॉवर, जो रॉवर मतलब समुद्री डाकू, जो समुद्री डाकू है, उसे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथो को क्यों ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने क्या किया, वो एक दिन जाएगा समुद्र में, अपनी शिप से ही बाहर निकल के वो उस बेल को कट कर देगा। तो उसने वैसा ही किया। समुद्र एकदम शांत था, एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में वो गया अंदर, उसने जाके उस बेल को कट किया और आगे बढ़ गया। जैसे वो आगे बढ़ा तो
अचानक से पूरा एटमॉस्फेयर बदलने लगा, हवाएं आने लगी, लहरें तेज होने लगी धीरे धीरे करके। तो जब वो लहरें तेज हो रही थी तब उनकी शिप भी हिल रही थी, मतलब उनका उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। सर रैल्फ जो है उसके जो लोग हैं जो शिप चला रहे थे उनसे वो शिप कंट्रोल नहीं हो रहा था। अंधेरा छाने वाला था अब, वो उन लोगों को डर लगने लगा। तो उनको शिप, वो जहाँ पे थे अंधेरे की वजह से, वो जिस डायरेक्शन में थे, जिस पोजीशन में थे, समुद्र के जिस जगह पे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किनारे तक कैसे पहुंचे। और बहुत कोशिश की उन्होंने देखने की, बट उन्हें समझ में नहीं आया। तो सर रेल्फ के जो लोग हैं जो शिप चला रहे थे उनका कहना ये था कि अगर अभी इंच की बेल होती और वो बजती तो हमें पता चलता कि इंच की बेल कहाँ पे है और हम किस डायरेक्शन में हैं। उस बेल की वजह से हमें हमारी डायरेक्शन पता चलती। अगर वो होती तो हम शायद अपनी डायरेक्शन को समझ सकते और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले सकते। बट अभी अगर इंच के बेल नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी भी शिप खतरे में है, हम अपने किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा बोलते बोलते उनकी शिप आगे बढ़ रही थी, कंट्रोल खो रही थी और आगे जाके वो एक बहुत ही बड़े चीज से टकरा गई। जब वो एक बहुत बड़े चीज से टकरा गई तब समझ में आया कि वो जिस चीज से टकरा गई थी वो चीज और कोई नहीं, इंच के ब्रॉक ही था। इंच के ब्रॉक के बाद इंच के ब्रॉक से टकराने के बाद सर रेल्फ अभी अपने ही बाल नोचने लगे कि मैंने जो गलत दूसरों के लिए किया वो मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। तो इस तरीके से वो पानी में डूबे और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें कोई लेने आया है कि तुमने गलती की है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, चलो यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टोरी के थ्रू पोएट हमें ये बताते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो रिटर्न में हमारे साथ भी अच्छा होता है, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो रिटर्न में हमें भी वैसा ही मिलता है। तो ये थी हमारी पोएम 2.3। नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं जो है 2.4। इसका नाम है हैव यू अर्नड योर टुमारो। क्या इस लेसन से ही पता, इस टॉपिक से ही पता चलता है कि पोइट हमें क्या बोलना चाहती है, पोइटस हमें क्या बोलना चाहती है कि क्या आपने आपका कल कमाया है। अब कल कैसे कमाया जाएगा, कुछ अच्छा काम करके, किसी को खुश करके। तो पोइट हमें ये बोलती है कि तुम जाओ, सो जाओ जाके, जब पूरा दिन खत्म होता है उस दिन उस टाइम पे आप, उस सोने के टाइम पे आप आपसे पूछो क्या आज पूरे दिन में कोई ऐसा था जो तुम्हारी वजह से खुश हुआ। क्या आज पूरे दिन में कोई ऐसा काम तुमने किया जिसको सुन के किसी और के मन को बहुत अच्छा लगा हो। तो बेसिकली ये पोएम में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस में हमें यही पूछा गया है, क्या तुम्हारे वजह से कल कोई खुश था, क्या तुम्हारे वजह से आज कोई खुश है, पूरे दिन में तुमने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से किसी का कुछ अच्छा हुआ हो, कोई है जो आज तुम्हें याद करके खुश होगा। क्या तुम रास्ते पे चलते चलते, ऐसा हुआ है कभी कि रास्ते पे चलते चलते तुम्हें कोई बहुत पुराना फ्रेंड मिला हो और तुमने उससे बहुत अच्छे से बात की हो। क्या तुमने उससे थोड़ा टाइम रुक के अच्छे से बात की कि मुंह फेर के चले गए, अब ये मिल गया अब हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या तुमने कभी किसी को खुद से हेल्प की है ऑन योर ओन, बिना किसी के पूछे। क्या कोई टूटता हुआ इंसान तुम्हारे वजह से फिर से जुड़ पाया है। क्या किसी की उम्मीद तुमने जोड़ी है आज। तो ये सारे क्वेश्चंस पोएट हमसे पूछती हैं और हमें क्या बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ में हमें ये सिखाया जाता है इस पोएम से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से किसी और को खुशी मिले, किसी और की लाइफ को होप मिले। आप अपने लाइफ में पीछे मुड़ के देखो, क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको सोच के आपको ऐसा लगे कि कोई और आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश है। आप अपने लाइफ में पीछे मुड़ के देखो, क्या आपको कोई ऐसा दिन मिलेगा जिस दिन आपने किसी और के लिए कुछ किया हो। क्या बोल सके हो कि मेरी लाइफ फ्रूटफुल है, मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। क्या कोई ऐसा दिन है जिसमें आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। तो बेसिकली पोएटस हमसे यही कहती हैं, एडगर गेस्ट हमसे यही कहती हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे दूसरों को खुशी मिले, तो ही तुम्हारी लाइफ सफल है। ठीक है, तो ही तुम भगवान को ये बोल पाओगे कि तुम्हें जीने का हक है, तो ही तुम एक और दिन अपने जिंदगी का कमा पाओगे। 2.5 फादर रिटर्निंग होम। अब फादर रिटर्निंग होम, ये जो पोएम है ये एक इमोशनल पोएम है जो दिलीप चित्रे ने लिखी हुई है। और दिलीप चित्रे ने ये एक ट्रू अकाउंट बताया हुआ है, मतलब अपने ही फादर के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ये सारी चीजें उन्हें कब समझ में आई, जब वो खुद अपने फादर की स्टेज पे पहुंचे।
उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो मिडिल क्लास फादर है वो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता है, वो सारी चीजें अपने बच्चों को देना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिली, वो सारी पढ़ाई, वो सारी अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों को देना चाहता है जो उसे कभी नहीं हासिल हुई, वो सारी खुशियां वो अपने बच्चों को देना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिली। तो ये करने के वजह से वो अपने लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो पूरा टाइम इसी के पीछे रहता है कि किस तरीके से उनके बच्चों की लाइफ आसान बनाई जाए। तो जिसकी वजह से वो पूरा टाइम हार्ड वर्क, मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और इस खुशियों की लाइफ से, बाहरी दुनिया की लाइफ से एकदम अलग ही हो जाते, लोनली हो जाते। बस सुबह उठना, काम पे जाना, रात को आना और फिर थके हारे खा के सो जाना। बट ये उनकी लाइफ ऐसी हो गई थी, मतलब वो भीड़ में भी अकेले हो गए थे, लोनली हो गए थे। और ये तब राइटर को, तब पोएट को कब समझ में आया, जब वो खुद अपने फादर की जगह पे पहुंचे, और तब उन्हें ये एहसास हुआ कि किस तरीके से उनके फादर इतनी मेहनत किया करते थे, बट उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। हम सब अपने ही अपने लाइफ में बिजी रहते थे। ऐसा नहीं कि हम कभी 2 मिनट उनके साथ जाके बात करें, उनके साथ जाके बैठे, तो वो बहुत ही इमोशनल फील कर रहे थे। तो इसमें यही बताया गया है किस तरीके से एक मिडिल क्लास फादर इतनी हार्ड वर्क करके अपने बच्चों की सारी खुशियां देना चाहता है, बट बच्चों को ही उनके पास टाइम नहीं रहता है। वो अपने अपने ही काम में, अपने अपने ही रूटीन में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। ऐसा बताया गया है किस तरीके से वो घर आते हैं, घर आने के बाद उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता है, वो अकेले बैठे रहते हैं। किस तरीके से उनको रूखी सूखी चपाती मिलती है और ठंडी चाय मिलती है। मतलब ये बताने का तरीका, ये ठंडी चाय या सूखी चपाती ये क्यों बताया गया है, इसके जरिए पोएट ये बोलना चाहते हैं कि हम उतनी केयर नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की, जितनी हमें करनी चाहिए। इस तरीके से आपको इस पोएम में स्टेंजास दिए गए हैं 2, जिसमें ये डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से एक फादर उठता है, फिर जाता है अपने जॉब पे, काम के लिए जाता है, फिर आता है ट्रेन में रिटर्न, इतने धक्के खाकर, इतनी ज्यादा मेहनत करके, इतना थके हारे आता है। फिर उनका घर पे केयर करने वाला कोई नहीं होता है, हम उनकी फीलिंग समझने वाला कोई नहीं होता है, उनके साथ बात करने वाले उनके बच्चे नहीं होते हैं, सब अपने ही लाइफ में बिजी होते हैं। तो इस तरीके से पोएट ने हमें ये समझाया हुआ है। तो इस पोएम से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए अपने एल्डर्स के साथ। मतलब अगर कोई इंसान भीड़ में भी अकेला है तो हमें उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, हमें उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर कोई इंसान, कोई हमारा अपना, कोई हमारा एल्डर हमारे लिए अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करता है, तो हमें उस स्ट्रगल को समझ के उनके स्ट्रगल में उनका साथ देना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए, हैप्पीनेस देनी चाहिए। तो यही मैसेज हमें इस पोएम के थ्रू मिलता है। दिलीप चित्रे ने जो खुद एक्सपीरियंस किया है वो हमसे शेयर करते हुए हमें समझाते हैं कि थोड़ा टाइम निकालो अपने पेरेंट्स के लिए, ताकि उन्हें भी खुशी मिल सके। तो लास्ट पोएम है हमारी 2.6, जिसका नाम है मनी। ये जो पोएम है वो विलियम एच डेविस ने लिखी हुई है, और इस पोएम में उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि किस तरीके से जब उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो ये चाहते हैं कि वो गरीब बन जाए। मतलब ये पोएम ऐसी बताई गई, ये बताया गया इस पोएम में कि एक पैसे वाला इंसान गरीब बनना चाहता है। क्यों? असली खुशी को महसूस करने के लिए। वो ये बोलते हैं जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तब हमें पैसे की वैल्यू नहीं होती है, बट जब वही पैसा हमारे हाथ से निकल जाता है तब हमें उस पैसे की वैल्यू होने लगती है। सिर्फ पैसा ही नहीं, कोई भी चीज, जब हमारे हाथ में कोई चीज होती है तब हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होती है, बट एक बार अगर वो चीज हमारे हाथ से छूट जाती है या गुम हो जाती है या निकल जाती है हमेशा के लिए, तब हमें उस चीज की वैल्यू होने लगती है, तब हमें उस चीज की कीमत समझ में आती है। जब हमारे पास पैसा होता है तब बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। वो क्यों होते हैं? वो हमारे दोस्त होते हैं इसीलिए? नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा है इसीलिए वो हमारे आसपास होते हैं। तो दिस पोएम इज ऑल अबाउट मनी एंड ट्रू फ्रेंड्स। पोएट क्या बोलते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा था तब बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स थे। क्यों? मेरे पैसों की वजह से वो मेरे फ्रेंड्स बने थे। तो क्या वो मेरे सच्चे फ्रेंड्स थे? नहीं, वो सब मेरे फॉल्स फ्रेंड्स थे। वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पैसे का असर इंसानों पे होता है, लोगों पे होता है। किस तरीके से आपके पास पैसा है तो आपको समझ में आता है कि आपके पास आजू बाजू जो लोग हैं वो सब फेक है। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि पैसा ही सिर्फ खुशी नहीं होता है। आपके पास पैसा है तो आप बहुत खुश हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि एक पैसे वाले इंसान को गरीब बन के देखना चाहिए और फील करना चाहिए कि लाइफ कितनी सिंपल है,
किस तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ वो खुश रहते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों में भी वो खुश रहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो पैसा है वो खुशी नहीं लाता है, मतलब अमीर इंसान ही खुश नहीं हो सकता है। पैसा ना होना लैक ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। पैसे की इंपॉर्टेंस है लाइफ में, बट एक हद तक आपकी जो खुशी है वो पैसे से सिर्फ जुड़ी हुई नहीं है। तो आप उन्होंने बोला है ऐसा कि मैंने गरीब इंसानों को भी खुश होते हुए देखा है और पैसे वालों को भी झगड़ते हुए, गुस्से में, दुखी होते हुए देखा है। तो वो इस पोएम से मैसेज देना चाहते हैं कि पैसा खुशी नहीं लाता है, पैसा ना होना लैक ऑफ हैप्पीनेस नहीं होता है। तो वो यही बताना चाहते हैं, यही मैसेज, यही हमें शेयर करना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। तो बेसिकली ये पोएम इसीलिए आया है, ये पोएट लेके आए हैं ताकि हमें मनी का वैल्यू पता चले, इम्पोर्टेंस पता चले कि ये हमारी जरूरत है, ये हमारा सब कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है। तो आप बिना पैसों के भी, पुअर होते हुए भी खुश रह सकते हो। तो ये थी हमारी 6 पोएम जो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन की। आपको अगर इन पोएम्स में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आज इवनिंग में मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगी। और भी कोई कुछ डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार आप ये पोएम्स खत्म कर लीजिए, तब तक आपको प्रोज सेक्शन के भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे।